नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 परीक्षा 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। एग्जाम शिफ्ट आप यहां पर देख सकते हैं 24 फरवरी 2019 सुबह 9:30 बजे की शिफ्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 24 फरवरी 2019 की शिफ्ट में। इस पेपर के सॉल्व करने से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उन क्वेश्चन का लेवल होता है। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल में यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे आपके, तो उनको मैंने हटा दिया है। बाकी जो आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करते टाइम बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट जरूर कर लें। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। पहला ऑप्शन है 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो 0 के साथ अगर आप किसी भी पूर्णांक का गुणा करते हैं तो क्या आपको 1 प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है कि इसमें से क्या सत्य है। तो देखिए 0 के साथ आप किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा, 1 प्राप्त नहीं होगा। तो पहला विकल्प यहाँ पर गलत है। दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें, किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है गुणात्मक तत्समक, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है 1 से। 1 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। क्या ये सही है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए 1 में हम किसी भी संख्या का गुणा करें तो ये जरूरी नहीं है कि हमें 1 प्राप्त हो। 1 में हम जिस भी संख्या का गुणा करेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह बदल के आप उसको अपोजिट लिखते हैं। जैसे अगर आपसे a बोला गया तो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a। तो यहाँ पर 0 का योगात्मक प्रतिलोम -0 नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर गलत मानेंगे। अगला है, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया कि जैसे मान लीजिए अगर 2 है तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होगा। मतलब अगर हम 2 को -2 से विभाजित करें तो बिल्कुल हमें -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन सही है और इसको हम यहाँ पर सही मानेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर काम की हैं आप उन्हें नोट करते चलें क्योंकि आगे चल के एग्जाम में बिल्कुल आपको इनसे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यदि 1367 रुपये की धनराशि 24 लोगों के बीच वितरित की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1368 रुपये की राशि है और 24 लोगों में बांटनी है आपको, तो एक को कितनी मिलेगी। यहाँ पर अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 57 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला है, एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरह से भरता है और 7 वर्गों को आधा भरता है, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया गया है कि 12 वर्गों को ये पूरा भरता है, तो 12 वर्ग ये होंगे आपके और 7 वर्गों को आधा भरता है, मतलब 7/2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 + 3 सही 1/2 हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली आप ऐसा लिख सकते हैं 12 + 3 + 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 सही 1/2। इसे आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी आपको आंसर 15 सही 1/2 मिलेगा, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक फर्श नीले, हरे और लाल रंग के वर्गाकार टाइलों से ढका हुआ है। फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले नीले टाइलों से ढका है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आपकी मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है, तो सबको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पूरा फर्श है ये आपको बताया गया है कि 4 मीटर और 3 मीटर का है, 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा। तो अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 400 मीटर लंबा होगा और 300 मीटर चौड़ा। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1,20,000, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इतना आपके पूरे इस वर्गाकार का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर भुजा वाले नीले टाइलों से ढका है, तो इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा,
जो कि नीले टाइलों से ढका है आपका, तो इसका एक चौथाई आप अगर निकालेंगे 1,20,000 का, तो एक चौथाई मिल जाएगा आपको यहाँ पर 30,000। 30,000 क्षेत्रफल ऐसा है जो आपका नीले टाइलों से ढका है। अब नीले टाइल की आपको यहाँ पर साइज बताई गई है कि 10 सेंटीमीटर का है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा 10 गुणा 10, क्योंकि भुजा का वर्ग क्या होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर नीले टाइल आप देख सकते हैं कितने निकल जाएंगे 300। 300 आपके नीले टाइल हैं। आगे अगर आप देखें फर्श का एक अन्य चौथाई भाग 15 सेंटीमीटर भुजा वाली हरे रंग की टाइलों से ढका है और शेष क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा वाले लाल टाइलों से ढका हुआ है। उपयोग किए गए नीले और लाल टाइलों की संख्या हमें बतानी है, तो नीले टाइलों की संख्या यहाँ से निकल चुकी है 300 है। अब यहाँ पर अगला एक चौथाई भाग आपसे बोला है कि 15 सेंटीमीटर वाली टाइलों से ढका है, तो यहाँ पर अगर हम हरे रंग की बात करें तो हरा रंग भी एक चौथाई भाग ढका हुआ है, यानी कि एक चौथाई भाग आपका यहाँ पर हो जाएगा 30,000 सेंटीमीटर। क्लियर है, 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हरे रंग से ढका है, वो 30,000 ही आपका नीले से ढका है। तो अगर हम बात करें शेष की, तो शेष कितना बचेगा, अब 30,000 हरे से ढक गया, 30,000 आपका नीले से, तो 60,000 यहाँ पर ढक चुका है। वो टोटल है आपके पास 1,20,000, यानी कि शेष बचेगा आपके पास 60,000। तो 60,000 शेष बचा है, जो कि यहाँ पर कौन से रंग की टाइलों से ढका है, आप देख सकते हैं लाल रंग की। और लाल रंग की टाइल की साइज है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम संख्या बताएं तो आप लाल रंग की संख्या क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे आप लाल रंग के जो टाइल का क्षेत्रफल है, तो 20 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो भुजा का वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 से कट जाएगा ये 15, 150। तो लाल रंग के हो जाएंगे आपके पास 150 और नीले रंग की आपको पता है ऊपर निकाली आपने 300 है। तो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं कि नीले रंग की है 300 और लाल रंग की आपकी 150 है। पहले ऑप्शन में ये आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, राहुल, रोहन और राम की आयु क्रमशः 10, 6 और 13 है। उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष बाद सुमा की आयु कितनी होगी। तो पहले तो यहाँ पर आपको बताई गई है कि जो राहुल है, रोहन है और राम है, इनकी आयु यहाँ पर आपको दी गई है कि राहुल, रोहन और राम की आयु कितनी है 10, 6 और 13। और जो राजीव की आयु है, इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन तीनों की आयु का क्या है, ये योग है। तो इन तीनों की आयु का अगर आप योग निकालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 29 ईयर आपको यहाँ पर योग मिल जाएगा। अब अगला आपसे क्या बोला गया है कि जो सुमा है ये राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। तो राजीव की आयु यहाँ से आप देख सकते हैं 29 है, तो इससे 5 साल बड़ी कौन है, सुमा है। तो सुमा की आयु आपको यहाँ पर मिल जाएगी 34 साल। ये है इसकी वर्तमान आयु, लेकिन हमसे पूछी गई है कि सुमा की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर वर्तमान में 34 साल है तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी यहाँ पर 37 वर्ष। तो आंसर कर देंगे हम यहाँ पर 37। आप यहाँ देख सकते हैं चौथे नंबर का ऑप्शन है 37 साल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि बहुपद आपको यहाँ पर बताया गया है कि शून्यक -2 और -3 है, तो ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए आपको पॉलिनोमियल के जीरोज यहाँ पर दिए गए हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ पर जो आपको शून्यक दिए गए हैं इनको आप इस बहुपद में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन बन जाएंगी। सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस a -2 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 होता है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर -2a प्लस b बराबर 0। तो इसको अगर आप इस तरफ, इन दोनों को आप इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 2a माइनस b। एक इक्वेशन यहाँ से ये बन जाएगी। अब अगली वैल्यू अगर हम इसमें -3 रखेंगे तो -3 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू a प्लस b बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, -3a प्लस b बराबर 0। अब इसको आप इस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 9 बराबर 3a माइनस b। यहाँ पर ये 2 इक्वेशन हैं, आप देख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आप सभी को आता है। यहाँ पर 2a माइनस b बराबर 4 है और यहाँ पर है आपका 3a माइनस b बराबर 9। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप पहले साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ से b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, अब 3a माइनस का बड़ा है तो -a बराबर -5। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल होगा, a मिल जाएगा हमें 5। अब a आपको 5 मिल गया है तो a की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू 5 रखेंगे तो 2 गुणित 5 कितना होगा,
10 माइनस बी बराबर 4, तो 4 इस तरफ आएगा, 20 इस तरफ जाएगा, तो 6 बराबर बी मिल जाएगा। बी की वैल्यू 6 हो गई और ए की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5 और 6 जिसमें ऑप्शन होगा उसको हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का ऑप्शन है 5 और 6, तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय गुण की व्याख्या करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये चीज आपको आगे चल के पेपर में मिल सकती है। पहले तो आपको समझना है कि क्रम विनिमय गुण का मतलब क्या होता है। तो ये दो चीजों पर काम करता है, एक तो आपका गुणा पर और एक आपका जोड़ना पर। ये माइनस और डिवाइड पर काम नहीं करता। अब ये कैसे नहीं करता काम? सबसे पहले अगर हम गुणा की और प्लस की बात करें तो क्रम विनिमय का मतलब होता है कि दो पूर्णांक को अगर आप आपस में गुणा करें और उनका स्थान बदल दें और उसके बाद गुणा करें तो उत्तर या जो आपका आंसर है वो आपको सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस और इंटू इन दोनों साइन पर ये रूल लागू होता है। जैसे अगर हम बात करें प्लस की, तो जैसे दो संख्या हैं a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इनका आप स्थान भी बदल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से a इंटू बी बराबर b इंटू ए करेंगे तो ये दोनों आपके क्रम विनिमय गुण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन आप देखेंगे तो ये वाला आपको दिया गया है, तो आंसर इसका सेकंड वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और इंटू पर ये लागू क्यों नहीं होता है? अगर इसमें आप वैल्यू रख के देखेंगे तो अगर हम प्लस की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 5 प्लस 2 की, तो इसको आप 2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अगर हम 5 इंटू 2 की बात करें और 2 इंटू 5 लिख दें इसको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों पर ही लागू होता है। अगर हम माइनस की बात करें 5 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 5, अगर इसको लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा और इसको सॉल्व करने पर -3, तो 3 माइनस 3 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए माइनस पर लागू नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हम डिवाइड की बात करें तो 5/2 को आप 2/5 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर बराबर नहीं आएंगी, इसलिए माइनस पर और डिवाइड पर लागू नहीं होता। तो ये आपका प्लस और इंटू पर लागू होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें देख लें आप, मैंने क्या चीज़ आपको बताई है, क्रम विनिमय गुण की मतलब यहाँ पर क्या होता है और इसको हमें कैसे आगे चल के आएगा तो हमें सॉल्व करना है। इन दोनों चिन्ह को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है। फैक्टर आप समझते होंगे। फैक्टर क्या होता है? यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 12 बोला, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। यानी कि 12 जिन जिन संख्याओं से विभाजित है वो सारी संख्याएं आपकी फैक्टर कहलाती हैं। तो ये आपके फैक्टर हैं, यानी कि घटक हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक संख्या एक का घटक होती है, तो यहाँ पर इन्होंने उल्टा लिखा है, प्रत्येक संख्या एक का घटक नहीं होती है, जबकि प्रत्येक संख्या का एक घटक होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको उल्टा लिखा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत होगा। अगला पूछा गया है, 2 एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है। पहली बात तो 2 विषम संख्या नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगला है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी हों और जिनके गुणनखंड केवल 2 हों, 1 और 1 हो आपकी वो संख्या स्वयं। क्लियर है? तो 2 यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, एक अभाज्य संख्या है। चूंकि अभाज्य संख्या हो या भाज्य संख्या, ये दोनों हमेशा एक से बड़ी होती हैं, तो यहाँ पर ए भी ऑप्शन गलत होगा। आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मेढक 12 मीटर गहरे एक कुएं में गिरता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार जब यह कूदता है तो 3 मीटर ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन कुएं में फिसलन वाली दीवार के कारण 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक को कितनी बार कूदना पड़ेगा? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कि जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक बार में 3 मीटर ऊपर जाता है और 2 मीटर वो खिसक कर नीचे आ जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पर 12 की जगह 4 मीटर बोला जाता कि इसको यहाँ से 0 से लेकर अगर हम बात करें 1 2 3 4 मीटर यहाँ तक जाना है, तो ये कितनी बार में पहुँचेगा? तो सबसे पहले तो ये जंप लगाएगा जब यहाँ से, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसके बाद ये खिसक कर 2 नीचे आएगा, यानी कि 1 पर पहुँचेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार जंप लगाने के बाद वो 3 मीटर ऊपर जाता है और 2 मीटर नीचे आता है। तो अगर हम फाइनली बात करें तो मात्र 1 मीटर ही एक बार की जंप में ऊपर पहुँच पा रहा है। तो 1 मीटर ऊपर पहुँच पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 मीटर जाने के लिए 4 बार में पहुँच पाएगा। आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर एक बार में 1 मीटर ऊपर पहुँच गया, अगली जंप में ये सीधा 3 मीटर ऊपर जाएगा तो 4 पर पहुँच जाएगा।
अब इसको नीचे आने की जरूरत नहीं होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये मात्र यहाँ पर 2 बार में 4 मीटर ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि यहाँ पर हमें 12 मीटर ऊपर पहुंचाना है। तो आप जानते हैं कि एक एक करके ये यहाँ पर अगर इसको नॉर्मली देखें आप, तो जो 12 से मान के चलें 3 कम, आप इसको कम से कम लेंगे तो यहाँ पर 9 तक तो ये सीधा चला जाएगा 9 बार में। क्लियर है, 9 बार में 9 तक चला जाएगा और अगली जो जंप लगाएगा 10वीं बार, तो 10वीं बार में ये 12 पर टच कर जाएगा। जैसा कि कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से समझा, या फिर आप एक एक करके यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो 9 बार में 9 मीटर चढ़ेगा और 10वीं बार जंप लगाएगा तो ये 12 पर टच हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हम 10 कर देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आपको, एक ट्रायंगल बनाया गया है LMN। क्लियर है, LMN है। यहाँ पर m की वैल्यू आपको 70 दी गई है और एक कंडीशन आपको बताई गई है कि LM बराबर है NM के। ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। तो आप जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चूंकि मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकता और ना ही पूरा टॉपिक समझा सकता हूँ, तो जो भी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएं आप उन्हें समझने का प्रयास करें। मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे आगे चल के एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, जो भी भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का ये दोनों बराबर होंगे। अब चूंकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो दोनों मान लीजिए आप x डिग्री के हैं और ये 70 का हो चुका है, तो ये दोनों कोण कितने को हो जाएंगे आपके 110 डिग्री के। अब दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों पे आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो बटे 2 करेंगे तो 1 मिल जाएगा आपको 55 डिग्री का, जो कि n हमसे पूछा गया था। तो ये दोनों l और n दोनों का मान 55 होगा, तो n का मान भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा समीकरण यहाँ पर दिया गया है का हल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको मिले, ऐसी कोई इक्वेशन आपको दे दे कि कौन सा इसका हल नहीं है, तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं इसमें यहाँ पर 4 और 19 दिया गया है, ये x और y का मान है। इसी प्रकार से -6x का मान है और -16 y का मान है। तो इनकी वैल्यू आप इसमें डायरेक्ट रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से इसका हल है या नहीं है। जैसे अगर हम बात करें पहले वाले ऑप्शन से, तो x का मान अगर 4 रखेंगे और y का मान 19, तो यहाँ पर y का मान 19 है, तो 19 बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू x का मान है 4 + 5, तो 2 से ये 2 बार कटेगा, 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 + 5 बराबर 19। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19 बराबर 19, बिल्कुल ये पहला वाला इसका हल है, दूसरा वाला भी हल है, तीसरा वाला भी हल है, चौथा वाला यहाँ पर इसका हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक x की वैल्यू माइनस दी है, तो माइनस दी गई है इसलिए यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो जो भी वैल्यू रखने पर इक्वल ना आए उसको आप यहाँ पर आंसर कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसका हल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं x/a + y/b बराबर 0 है और यहाँ पर ये वैल्यू और दी गई है और x और y का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x/a + y/b बराबर 0 है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा ab। ऊपर यहाँ पर b का गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा हमें bx + ay बराबर 0। अब ab का गुणा 0 में होगा तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें bx + ay बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दी गई है ax माइनस by बराबर a² - b²। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एक ये यहाँ पर सॉल्व करने पर आई है और दूसरी जो आपने यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में दी गई है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक को हमें बराबर बनाना पड़ता है। तो x दोनों में सेम है, ऊपर b है नीचे a है, तो ऊपर हम इक्वेशन में गुणा कर देंगे a का और नीचे हम गुणा कर देंगे b का। तो जैसे ही आप इस पूरे इक्वेशन में ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो a का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा abx + a² y बराबर 0। सेकंड वाले में गुणा करेंगे हम b का तो हमें क्या मिलेगा abx - b² y बराबर b ब्रैकेट में मिल जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का माइनस, तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। a² y + b² y बराबर मिल जाएगा -b a² - b²। अब यहाँ पर आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y कॉमन ले लेंगे तो a² + b² बराबर मिल जाएगा -b a² - b²। अब यहाँ पर इसको आप डिवाइड में ले जाएंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी y बराबर -b a² - b² अपॉन a² + b²।
तो ये यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू अगर आप इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो आपको वहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम ऑप्शन से मैच करते हैं, माइनस बी, आप y की वैल्यू याद रखेंगे, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर माइनस का गुणा अंदर कर दिया है, तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको इस प्रकार से मिल जाएगी, क्योंकि इनने माइनस का गुणा अंदर किया है बी का, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो नॉर्मली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब भी x प्लस 1/x का मान 2 दिया जाए तो हमेशा यहाँ पर x बराबर होता है 1 के। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आपको x प्लस 1/x बराबर 2 मिले तो हमेशा x का मान 1 होता है, अदरवाइज नॉर्मली आप इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के माइनस 4ab। अब ये जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे क्या ये होता है। तो यहाँ पर देखिए a की अगर हम बात करें तो a का मान है x माइनस 1/x का स्क्वायर अगर हम देखें तो यहाँ पर मिल जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो यहाँ से अगर इसमें हम देखेंगे तो ये दोनों x कट जाते हैं, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दिया गया है। x प्लस 1/x का मान है 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4 यानी कि 0। सेकंड नंबर का ऑप्शन 0 है, तो इसका आंसर सेकंड वाला होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। P पैरेलल है Q के तथा L एक तिर्यक रेखा है, एंगल 1 का मान 61 डिग्री है, तो एंगल 2 की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर आपको एंगल 1 का मान 61 डिग्री दिया गया है, इसकी वैल्यू 61 डिग्री है। तो चूंकि आप जानते हैं कि इन दोनों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो अगर इसका मान 61 डिग्री है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 119 डिग्री हो जाएगी। और चूंकि ये दोनों वैल्यू यहाँ पर इनकी बराबर होती हैं तो इसका मान भी यहाँ पर 119 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा उसमें 119 ऑप्शन होगा, तो उसे हम यहाँ पर आंसर कर देंगे। ये नियम आप जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये कंडीशन होती है, ये कौन से एंगल होते हैं। इतना शायद आपने पढ़ा होगा पहले, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो सिर्फ यहाँ पर हम क्वेश्चन पर बात करेंगे और छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट उसके साथ में लगते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण CDB बराबर 45 डिग्री है, कोण DAB बराबर 65 है, तो यहाँ पर CBD का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर ABCD की बात करें हम कि अगर ये एंगल मान लें ABCD है, अब इसमें हमसे बोला गया है कि कोण CDB का मतलब होता है ये वाला एंगल, क्लियर है। बीच में जो लेटर होता है उस एंगल पर हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री है और DAB का मान दिया गया है हमें यहाँ पर 65 डिग्री है। तो हमसे पूछा क्या गया है CBD का मान। CBD क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, क्लियर है। ये मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 65 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी आपका 65 डिग्री होगा। तो हमें ये बी वाला एंगल बताना है। तो चूंकि ये एक ट्रायंगल बन गया, अब ट्रायंगल के दो एंगल आपको पता हैं, एक 45 है एक 65 है। तो यहाँ पर ये बी वाला एंगल हम निकाल लेंगे, तो 45 और 65 110 हो जाएगा। तो ये बी वाला कितना बन जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है एक संख्या a 1320 और 700 पूर्णतः विभाजित करती है, a नॉट इक्वल टू 1 दिया गया है, तो संख्या a का घटक नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करें कि a 1320 और 781 को पूर्णतः विभाजित करती है, इसका मतलब है कि a एक महत्तम समापवर्त है, यानी कि SCF है। तो यहाँ पर हमें इन संख्याओं का SCF निकालना पड़ेगा। तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो हमें इनका SCF मिल जाएगा। और जैसे आप इनको डिवाइड करते आएंगे तो एक बार डिवाइड होगा 781, इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पर 781 लिखेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हम लगातार डिवाइड करते जाएंगे। तो एक बार होगा 539। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 आएगा, यहाँ पर 7 में से 3 माइनस होगा 4 आएगा 2। अब यहाँ पर 539 को हम यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ पर आप लिखते जाएं। यहाँ पर देखेंगे क्या हमें लास्ट में SCF मिलता है, तो इसको और डिवाइड करेंगे तो
तो यहाँ पर ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 8 4। इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 55 हमें इसका रिमाइंडर मिल गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो 242 में हम 55 से भाग करेंगे तो 55 का भाग इसमें चला जाएगा आपका 4 बार, तो कितना आ जाएगा 220। 220 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 22। अब 55 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 बार होगा 44, तो कितना बचेगा 11। अब 22 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ पर ये पूरा डिवाइड हो जाए इसका मतलब यही क्या है, हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब ए की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 11 है। अगर ए की वैल्यू 11 है तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 125, तो ये ए का घटक नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका 4 है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकालना है। पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इसमें बोला क्या गया है या आपसे पूछा क्या गया है। 1320 और 781 पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, इसका मतलब ए आपका एचसीएफ है या फिर आपका महत्तम समापवर्त है। तो पहले आप इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालेंगे जो कि 11 है। तो 11 से 125 विभाजित नहीं होती, इसलिए आंसर इसका 125 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी में आपको यहाँ पर वैल्यू बताई गई है कि कोण, अगर इसके हम नाम दे दें एबीसी, तो यहाँ पर सी ए बी की वैल्यू आपको दी गई है। सी ए बी कितना है 70 डिग्री है, और यहाँ पर आपको ए बी बराबर है ए सी के। तो मैंने आपको एक और क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर जब दोनों भुजाएं बराबर हों तो इनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 70 डिग्री का है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 110 डिग्री के, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो 55 डिग्री के दोनों होंगे। तो बी और सी का मान पूछा गया था, तो तीसरे नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न नॉर्मली यहाँ पर सॉल्व करना है। 2x + 6/3 - 9x बराबर -2/3 है। तो हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो इनका हम ऐसे गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का करेंगे तो 6x + 18 बराबर मिल जाएगा। -2 का 3 में होगा तो -6, -2 का -9x में तो +18x। अब इनको हम x वाले x की तरफ ट्रांसफर करेंगे और बिना x वाले बिना x की तरफ। तो 6 को इस तरफ करेंगे तो कितना बचेगा 12x बराबर, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24। 12 से 24 2 बार कटेगा, x कितना मिल जाएगा हमें 2। तो इसका आंसर नॉर्मली आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 9 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है हमें। तो 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो इसमें से आप देख लेना, जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है वो संख्या यहाँ पर 9 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो 9 + 9 18, 18 27 हो जाएगा, 36 और 3 39। तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। इसी प्रकार से आप बाकी चेक कर लेंगे, तो जिसके भी अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा वो संख्या यहाँ से 9 से डिवाइड हो जाएगी, और वही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि बहुलक यहाँ पर बताया गया आपको का एक शून्यक अन्य के व्युत्क्रम है, तो m का मान हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक जो शून्यक है वो दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर आप कोई भी शून्यक ले सकते हैं, जैसे x यहाँ पर दिया गया है तो आप शून्यक को a मान लें। एक शून्यक आपका a होगा तो दूसरा शून्यक आपका क्या मिल जाएगा, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/a। ये दो शून्यक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें शून्यक के रिलेशन की, तो शून्यक का रिलेशन आप जानते हैं कि इनका योगफल क्या होता है और इनका गुणनफल क्या होता है। योगफल की अगर हम बात करें तो -b/a होता है, और अगर हम गुणनफल की बात करें तो c/a होता है। तो यहाँ पर a × 1/a का मान क्या हो जाएगा c/a। अब यहाँ पर c/a की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर a से a कट जाएगा, 1 बराबर क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू ये पूरी होती है आपकी। तो c की वैल्यू 4m/a की वैल्यू कौन सी होती है, x के आगे जो लिखा होता है ये a होता है, और यहाँ पर x के आगे जो है वो आपका b होता है। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी m² + 4। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m² + 4 बराबर 4m। इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1 में। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी m², 4m को इधर ले आएंगे तो -4m + 4 बराबर 0। अब यहाँ पर आप इससे 2 मान निकाल सकते हैं। इसको कैसे ब्रेक करें कि जोड़ने घटाने पर -4 आए और गुणा करने पर +4 आए। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, m² - 2m + 4 बराबर 0। तो ये सारी चीज़ें ब्रेक करना आपको आती होंगी। अब इन दो से हम m कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा m - 2। इन दो से हम -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा m - 2 बराबर 0। अब इन दोनों से हम क्या लेंगे, m - 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा m -
2 बराबर 0। तो दोनों से m का मान आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि m की वैल्यू क्या है, 2 है। तो कौन से ऑप्शन में आपकी, चौथे नंबर पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5m। तो x माइनस 1 इसका क्या है, घटक है। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू बतानी है। तो देखिए x माइनस 1 इसका घटक है, यानी कि 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 1, इस वाले इक्वेशन में। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5m बराबर हो जाता है 0 के। तो यहाँ पर 1 का आप क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 आएगा, माइनस 2 माइनस 5m बराबर 0। तो 6 और 1 7 होगा, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 माइनस 5m बराबर 0 है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 5 बराबर 5m। तो 5 से 5 कटेगा, m कितना मिल जाएगा, m बराबर 1। तो m का मान यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 1 दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे चौथे नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर है 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूर्ण संख्या ज्ञात करने की बात कही गई है। तो नॉर्मली इसका आपको गुणा करके इन 4 में से ऑप्शन बताना है, तो आप इसे कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर अगर हम आए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि हमसे एक हवाई जहाज के अंदर है जो समुद्र तल से 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है जो हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल के नीचे है। तो जेम्स एवं पनडुब्बी के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी आपको ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो आपका समुद्र तल से हवाई जहाज है वो कितना है। अगर हम मान लें कि ये समुद्र तल है, क्लियर है, समुद्र तल से हवाई जहाज की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपकी 7000 मीटर। और यहाँ पर जो बोला गया है एक विशेष बिंदु पर जब ये पनडुब्बी के ऊपर आता है तो हवाई जहाज की 1/6 ऊंचाई जितना वो समुद्र तल के नीचे है। तो यहाँ पर जो हवाई जहाज की 7000 ऊंचाई है इसका 1/6 ये समुद्र तल के नीचे है, यानी कि 7000 का 1/6। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आप 6 का डिवाइड 7000 में करेंगे तो यहाँ पर तो 8333 ए नंबर का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो नॉर्मली आपसे यहाँ पर पूछा गया है अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है, अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है। यदि विजय की आयु 22 के रूप में ली जाती है तो अनिल की आयु है। तो देखिए 36 महीने की बात की गई, छोटा है, 36 महीने का होता है 3 वर्ष। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ष में आपको 6 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो विजय की आयु आपको बताई गई है, विजय की आयु क्या है, 22 वर्ष है। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय की आयु 22 साल दी गई है और विजय से 36 महीने छोटा कौन है, अखिल। अखिल विजय से 36 महीने छोटा है, मतलब 3 साल छोटा है। तो अखिल की अगर हम बात करें तो अखिल कितना हो जाएगा, विजय से 3 साल छोटा, यानी कि 22 - 3। आगे दिया गया है अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। तो अगर हम अनिल की बात करें तो ये अखिल से भी 6 साल बड़ा है, यानी कि इससे 6 साल। तो 22 - 3 + 6 और कर देंगे इसमें, यानी कि आपको ऑप्शन वाला सेकंड वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर आंसर करना है। क्लियर है? आगे हम देखें। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं और इनको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। तो 76x - 189y बराबर -37 है और यहाँ पर है -189x + 76y बराबर -302। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पर आसान है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनको सॉल्व करने की जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसे आप कोशिश करें सॉल्व करने की। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप, बढ़ते पौधे से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। बढ़ते पौधे से क्या संबंधित होता है आपका, फिबोनाची संख्याएं। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि फिबोनाची संख्याएं क्या होती हैं। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप जान लें, क्योंकि आगे चल के आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर अब हम बात करें फिबोनाची संख्याओं की खोज किसने की थी, तो इनकी खोज की थी लियोनार्डो पिसानो। इनका नाम ध्यान रखना है आपको, लियोनार्डो पिसानो। क्लियर है? इन्होंने इसकी खोज की थी। अब ये संख्याएं होती क्या हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इनकी शुरुआत होती है 1 से। क्लियर है? पहली संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब ये कैसे आगे बढ़ती हैं, क्या नॉर्मल 1 2 3 से आगे बढ़ती हैं, पर कैसे बढ़ती हैं। तो सबसे पहली संख्या 1 होती है, जो दूसरी संख्या बनती है वो पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर बनाई जाती है, यानी कि दूसरी संख्या भी 1 होगी, क्योंकि पिछली संख्या 1 है और इसके पहले 0 होगी, तो इन दोनों को जोड़कर 1 बनेगी। अगली संख्या की बात करें तो इन दोनों को जोड़कर 2 बन जाएगी। इसके बाद अगली संख्या
इन दोनों को जोड़कर आपकी 3 बन जाएगी। अगली क्या बनेगी, 2 और 3 को जोड़कर 5 बनेगी। अगली क्या होगी, 3 और 5 को जोड़कर 8 बनेगी। अगली क्या बनेगी, 5 8 को जोड़कर 13 बनेगी। और इस तरीके से आपकी आगे बढ़ती जाती है। यानी कि फिबोनाची संख्याएं वो होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और जो पिछली 2 संख्याओं के योग से बनाई जाती हैं उसे हम फिबोनाची संख्याएं कहते हैं। तो आगे चल के संख्याएं भी आप ध्यान रखेंगे, इनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 9 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 678 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो घनाभ की ऊंचाई बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको लंबाई दी गई है, L 12 है, B आपको 9 है, H आपको निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया है, ये कितना है, 668। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो ये आप जानते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर हो जाएगा ये किसके, 678 के, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसे अगर हम LBH की फॉर्म में लिखें तो LB प्लस LH प्लस BH बराबर होता है आपके 678 के। तो इनकी LB और BH की जो भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको, वो इसमें आपको पुट करनी है। तो L की वैल्यू आपको 12 दी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 12 गुणित 9 प्लस L है 12 इंटू H निकालना है प्लस B है 9 इंटू H निकालना है बराबर 678 के। तो यहाँ पर 2 से 678 को आप काटेंगे तो 339 बार आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 गुणित 9 कितना होता है आपका, 108 प्लस 12H प्लस 9H कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 21H बराबर 339। तो 21H बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 108 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 231 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 21 से 231 को काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 11। तो H मिल गया 11, तो 11 इसकी ऊंचाई होगी जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सिंप्लीफाई करने को आपको दिया गया है, 39 बाई क्यूब ब्रैकेट में है 50 बाई स्क्वायर माइनस 98 और यहाँ पर डिवाइड किया गया है 26 बाई स्क्वायर ब्रैकेट में है 5 बाई प्लस 7 से। क्लियर है, इससे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए आप जानते हैं बाई स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, ठीक है, वो 13 से काटेंगे तो 2 बार ये कटेगा, वो 3 बार यहाँ पर ये कट जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अभी इसमें से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, बाहर 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 25 बाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 49 बटे में है आपका 2 5 बाई प्लस 7। तो 2 से 2 ये भी कट जाएगा, आगे कितना बचेगा 3। अब 25 बाई स्क्वायर नीचे 5 बाई प्लस 7 है तो 5 बाई के फॉर्म में बना लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बाई का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है, बटे में बनेगा आपका 5 बाई प्लस 7। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये क्या बन जाता है 3a प्लस बी और a माइनस बी, तो प्लस 7 हो जाएगा और 5 बाई माइनस 7 अपॉन में क्या है 5 बाई प्लस 7। तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3 ब्रैकेट में 5 बाई माइनस 7। तो सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये किस ऑप्शन में है, 3 ब्रैकेट में 5 बाई माइनस 7। सॉरी यहाँ पर बाई भी बचेगा क्योंकि एक बाई बचा हुआ है, तो इसमें आप बाई को भी लगा दें, यहाँ पर 3 बाई बचेगा बाहर, इस बात का भी ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर 3 बाई ब्रैकेट में 5 बाई माइनस 7 बचेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है थर्ड वाले में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2 त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होता है। दोनों का जो क्षेत्रफल है इनके वर्गमूल के बराबर होगा। तो 25/9, जब इसको आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको 5/3 मिल जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि सेकंड नंबर का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि एक आंकड़ा के माध्य और बहुलक क्रमशः 11 और 8 हैं तो माध्यिका हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। लेकिन आप यहाँ पर शॉर्ट में इनका मतलब समझ लें। माध्य का मतलब होता है आपका औसत, यानी कि एवरेज। जो आपकी संख्याएं दी गई हैं उनका आप जो एवरेज निकालेंगे वो आपका माध्य होता है।
बहुलक का मतलब होता है जो संख्या आपकी ज़्यादा बार आएगी, ठीक है। जैसे बहुलक की अगर हम बात करें, अगर आपको ऐसा मिल जाए लिखा ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा, एक 3 बार आया है जो कि सबसे ज़्यादा बार है, तो एक इसका बहुलक हो जाएगा। तो जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। अगर हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका का मतलब ये होता है कि अगर हम संख्याओं को क्रम से जमाएं तो क्रम से जमाने पर जो बीच में आएगी, जैसे अगर आपको ऐसा दिया जाए 3 1 2 4 5, इनमें आपकी माध्यिका क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको क्रम से कैसे जमाएंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो बीच में क्या आता है, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो बीच में 3 है, तो 3 यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी। अब इनका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी आप याद रखेंगे, बहुलक बराबर होता है, इसको ध्यान रखना, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। क्लियर है। तो माध्यिका आपको दी गई है, माध्यिका कितनी है ऊपर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, माध्यिका है आपकी, सॉरी माध्यिका आपको निकालनी है, बहुलक आपको दिया गया है और माध्य दिया गया है। माध्य है 11, बहुलक है आपका 8, तो यहाँ पर 8 बराबर हो जाएगा 3 गुणित माध्यिका ये निकालनी है माइनस 2 गुणित 11, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 11 22 इधर आके जुड़ जाएगा इसमें, तो ये मिल जाएगा आपको 3 इंटू माध्यिका, तो 30 बराबर हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका। तो 30 को 3 से काटेंगे तो 10 मिल जाएगा, तो माध्यिका कितनी मिल जाएगी यहाँ से आपको 10। तो जिस भी ऑप्शन में 10 होगा वो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में DC बराबर 16 सेंटीमीटर है, यदि संगत भुजाएं AB और AD की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो AD बताना है। अब संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझें, जो भुजाएं आपस में एक दूसरे से लगी हों। अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाएं तो कुछ इस तरीके से आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, इसका नाम आप दे दें ABCD है। तो यहाँ पर AB और AD, तो ये AB है और ये AD है, ये कहलाती हैं आपकी संगत भुजाएं। क्लियर है। यहाँ पर आपको DC की वैल्यू दी गई है, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ऊंचाई बताई गई है आपको, AB की ऊंचाई कितनी है 8। AB की ऊंचाई का मतलब क्या है, AB से जो सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाता है, ये आपको 8 दी गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी भुजा कौन सी है, AD की ऊंचाई, तो AD की ऊंचाई आपकी ये हो जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये इस पर लंब होती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि AD की लंबाई क्या होगी। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो आधार गुणित इनकी जो संगत भुजाओं की ऊंचाई है, ये हमारा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे AB है, AB इंटू इसकी ऊंचाई क्या है, ये 8 है, तो 8 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी है, ये भुजा आपकी AD है। क्लियर है। AD की ऊंचाई कितनी है, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं 10 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब AB की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो DC अगर 16 है तो ये भी आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आपकी 16 होगी, तो 16 गुणित 8 बराबर AD इंटू 10 हो जाएगा। इन फॉर्मूलों को आप देख सकते हैं, मैं टॉपिक वाइज इनको आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या करना है। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो बटे में 10 से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा, 128 बटे 10, यानी कि 12.8। तो 12.8 आपकी AD की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न पूछा गया है, 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 का माध्य 39 है, तो 13वें प्रेक्षण का मान हमें बताना है। तो माध्य का मतलब मैंने आपको बताया औसत। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 दिया गया है, तो 25 का जो माध्य है आपका ये कितना है, 36 है, तो इनका जो 25 का कुल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 गुणित 25। क्लियर है। अब यहाँ पर जो पहले 13 हैं इनका कुल कितना हो जाएगा, अगर माध्य इनका 32 है तो इनका कुल हो जाएगा 32 गुणित 13। क्लियर है। और लास्ट के जो अंतिम हैं आपके, इनका कुल कितना हो जाएगा, इन 13 का कुल हो जाएगा आपका 39 इंटू 13। तो ये संख्याएं आपकी 13 13 26 हैं और ये आपकी 25 हैं। तो एक संख्या डबल बार इसमें ऐड हो रही है, क्योंकि आप पहली 13 और अंतिम 13 यहाँ पर ले रहे हैं, तो इन दोनों में से आपको इसको माइनस करना है, यानी कि 32 इंटू 13 प्लस 39 इंटू 13 में से हम माइनस कर देंगे 25 इंटू 36 को। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वह अनुपात क्या है जिसमें बिंदु A
-4 3 और b 2 6 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष द्वारा विभाजित होती है। तो यहाँ पर हमसे अनुपात पूछा गया है। तो देखिए, अगर किसी रेखाखंड को कोई पॉइंट काटता है तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, x1 by1 होता है, x2 by 2 होता है। इसको अगर कोई इंटरनली या आपको आंतरिक रूप से काटता है तो इसको हम मानते हैं कि m अनुपात n में काटता है। तो यहाँ पर इनके जो विभाजन के पॉइंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये वैल्यू होती है आपकी x की। क्लियर है। इसी प्रकार से आप y की निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि y अक्ष द्वारा विभाजित होती है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर लेनी है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू ऊपर आपको दी गई हैं, एक है आपकी -4 3, तो इसको हम मानेंगे x1 by 1 और ये हो जाएगी हमारी x2 by 2। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। अब इन वैल्यू को हम इसमें रख देंगे जो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा आपके x के, और x कितना है, 0 है यहाँ पर। क्लियर है। तो इसके बराबर हो जाएगा। अब x2 और x1 की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, तो m x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x2 यहाँ पर है आपका 2, तो x2 की वैल्यू हम 2 रख देंगे इनटू में, प्लस n x1 कितना है हमारा यहाँ पर, x1 है आपका x1 की वैल्यू हम यहाँ पर -4 लेंगे, अपॉन में m प्लस n बराबर 0 है। क्लियर है। तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, तो m प्लस n का 0 में गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये -4n बराबर 0 मिलेगा। अब यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 4n यहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2m बराबर 4n। क्लियर है। अब n को आप m के नीचे ले आएँ और 2 को आप यहाँ पर ले जाएँ, तो m अपॉन n बराबर क्या मिल जाएगा, 4/2, यानी कि 2/1। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1। तो 2:1 में ये डिवाइड करेगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये x अक्ष से विभाजित करता तो यहाँ पर हम क्या लेते, y वाली वैल्यू। क्लियर है। by2 प्लस by1, तो इस प्रकार से हम y वाली वैल्यू ले सकते हैं अगर वो x अक्ष पे विभाजित करता। और ये कंडीशन है जब आपकी आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। अगर बाह्य रूप से करता तो प्लस की जगह हमें माइनस लेना पड़ता। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घन का अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं, तो परिणामी घन का पार्श्वीय पृष्ठ हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। यानी कि जो आपके घन हैं 3, वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनका पार्श्वीय पृष्ठ हमसे पूछा जा रहा है कि पार्श्वीय पृष्ठ इनका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो ये बताई गई है ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। वो तीनों घर हैं, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीज़ें इनकी बराबर होती हैं। ये मैंने आपको 2D में फिगर बना दिया है, क्योंकि ये फिगर 3D है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पार्श्वीय पृष्ठ इनका क्या होगा। अब पार्श्वीय पृष्ठ इनका हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हमसे पार्श्वीय पृष्ठ पूछा गया है, तो अगर हम 3 घन को जोड़ देंगे तो एक घनाभ का रूप बन जाएगा ये, और एक यहाँ पर ये लंबाई हो जाएगी 12, 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगी, और यहाँ पर चौड़ाई होगी आपकी 4। क्लियर है। और ऊंचाई भी कितनी है आपकी, 4 है। तो यहाँ पर अगर हम घनाभ के पार्श्वीय पृष्ठ की बात करें तो घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है आपका पार्श्वीय पृष्ठ। क्लियर है। तो 2 है, लंबाई कितनी है आपकी 12, चौड़ाई कितनी है 4, और ऊंचाई भी कितनी है 4। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 गुणित 12 4 कितना होगा, 16 इंटू 4। तो इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 गुणित 2 8 होगा, 8 गुणित 16 कितना होता है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये मिल जाएगा आपको घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घन बहुपद है। घन बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें मैक्सिमम घात 3 होनी चाहिए। क्लियर है। तो मैक्सिमम घात 3 किस में है, 3rd नंबर वाले में। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें, 3 दोस्तों ABCD के संबंधित स्थान क्रमशः 3 2 6 5 9 8 हैं। तीनों बिंदु एक साथ मिलाकर क्या बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों बिंदु की आपसे पूछी गई हैं, ये तीनों बिंदु मिलकर क्या बनाएंगी, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगी, रेखाखंड बनाएंगी, समबाहु त्रिभुज बनाएंगी, या पर समकोण त्रिभुज बनाएंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। ये A की वैल्यू है, ये B की है, और ये C की वैल्यू है। क्लियर है। तो अगर आप AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप AB निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, BC निकालना, और इसी प्रकार से आपको AC निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगा। तो जब इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3√2
बी से भी आपको 3√2 मिलेगा। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाएगा। और ये मिलेगा आपको 6√2। तो दो चीज़ें आपकी एक ही पॉइंट पर हैं और एक आपका अलग से है। तो इनको जब आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जिसके दोनों पॉइंट आपको पता हो जिस लाइन के, वो क्या कहलाती है, एक रेखाखंड कहलाती है। तो इसका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हैं। x2 x1 क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी प्रकार से आप आगे भी इनमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या खाली स्थान है जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हमसे जिस वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो ये अगर यहाँ पर व्यास दिए गए हैं तो अगर हम इसको सर्किल 1 मान लें, इसको सर्किल 2, तो यहाँ पर R1 की बात करें, चूंकि ये व्यास है तो R1 इसका आधा मतलब 18 हो जाएगा। और इससे R2 की अगर हम बात करें तो 20 का आधा आपका 10 हो जाएगा। अब इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर इस वाले वृत्त की परिधि है जिसकी हमसे यहाँ पर त्रिज्या पूछी गई है। तो R1 की अगर हम परिधि की बात करें तो 2 पाई R1 होगी प्लस इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई R2। और ये बराबर है एक बड़े वाले वृत्त की, क्लियर है, जिसकी परिधि क्या है 2 पाई R। तो 2 पाई दोनों से कॉमन लेंगे तो ये कट जाएंगे। R1 कितना होगा 18 प्लस 10 बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल R। तो ये मिल जाएगा आपको 28। तो 28 क्या हो जाएगी आपके बड़े वृत्त की परिधि, क्लियर है। इन दोनों से आप 2 पाई कॉमन लेंगे तो 2 पाई ये कट जाएगा, मैंने डायरेक्ट काट दिया है। और उसके बाद आप R1 की वैल्यू 18 रखेंगे, R2 यहाँ पर 10 है, तो कैपिटल R कितना मिल जाएगा 28। तो 28 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:7 है और इसका आयतन आपको 550 घन मीटर है तो इसकी त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पर हम R मान लेंगे 5x है और h क्या मान लेंगे 7x है। आयतन क्या होता है पाई R² h और ये बराबर दिया है आपको 550 के, क्लियर है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और R की वैल्यू कितनी है 5x। 5x का स्क्वायर कितना होगा 25x² इंटू h कितना है 7x और ये बराबर हो जाएगा आपके 550 के। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 से करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बार। 25 से 2 बार कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो x² बराबर मिल जाएगा 1, x बराबर मिल गया आपको 1। x 1 है तो हमसे पूछा गया है कि इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कितनी है 5x। तो r कितना हो जाएगा 5 × 1 बराबर 5। तो ये वाला C वाला इसका आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण है जो 2,3 से होकर गुजरती है तथा x अक्ष के समांतर है। तो 2,3 का मतलब होता है ये होता है x की वैल्यू और ये होती है आपकी y की वैल्यू। अब x अक्ष के समांतर कैसी होती है, ये होती है आपकी x एक्सिस और ये होती है आपकी y एक्सिस। x के समांतर है यानी कि कैसे है, इस तरीके से। तो यहाँ पर y बराबर a के बराबर होता है, क्लियर है। y का मान कितना दिया गया आपको 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 के, यानी कि y - 3 बराबर 0 आपका ये समीकरण बन जाएगा। चूंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर y बराबर 3 है तो ये हम आंसर करेंगे। अगर हमसे y एक्सिस के समांतर बोलता तो यहाँ पर क्या हो जाता x बराबर 2 के, यानी कि x - 2 बराबर 0, क्लियर है। तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है, यदि योग और उनके शून्यकों का गुणनफल 2 एवं -3/5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है या फिर कैसे हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल। तो योग क्या होता है आपका, अगर हम अल्फा बीटा शून्यक माने तो इनका योग होता है -b/a। गुणनफल की बात करें अल्फा × बीटा, ये बराबर होता है आपके c/a के। तो अगर हम समीकरण की बात करें कि द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, इनका उपयोग हम इक्वेशन बनाने में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल से आपकी जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है आपका x² प्लस -b/a इंटू x प्लस c/a बराबर 0। -b/a का मान क्या है, जो कि आपको योग दिया गया है 2 है और ये गुणनफल कितना है -3/5 है। तो जब इनकी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, x² प्लस यहाँ पर है -2x प्लस -3/5 बराबर 0। तो इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस प्लस का क्या बन जाएगा -2x और माइनस प्लस का हो जाएगा -3/5 बराबर 0। इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ बन जाएगी इक्वेशन 5x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 के। 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा।
तो 5x² माइनस 10x माइनस 3 आपकी इक्वेशन है। देखते हैं 5x² माइनस 10x माइनस 3 आपके ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वह कोण जो अपने संपूरक से 24 डिग्री कम है। सबसे पहले आप यहाँ पर संपूरक का मतलब समझे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका पूरक कोण और एक होता है आपका संपूरक। क्लियर है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री होना चाहिए, और संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि वह कोण जो अपने संपूरक से 24 डिग्री कम है, यानी कि संपूरक का मतलब क्या है कि दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 180 होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि एक एंगल 24 डिग्री आपका कम है, तो 180 को हमें दो भाग में ऐसा बांटना है कि एक के पास 24 ज़्यादा मिले। तो एक को 24 हम पहले से ज़्यादा दे देंगे और बाकी कितना बचेगा, 180 में से आप 24 माइनस करेंगे, पास बच जाएगा 156 डिग्री। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो 78 डिग्री एक के पास पहुंचेगा। तो दोनों को 78 और दे देंगे। तो यहाँ पर 24 एक को ज़्यादा देना है, इसलिए हमने 24 पहले बांट दिया, फिर जितना बचा उसको आधा आधा कर दिया। तो एक के पास 24 ज़्यादा पहुंच गया और एक के पास मात्र यहाँ पर 78 है। अब हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर बताना है कि वह कोण जो अपने संपूरक से 24 कम है। तो 24 कौन सा कम है यहाँ पर, 78 वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी ऑप्शन 78 नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत है। क्लियर है, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए और डी से इसके विकर्ण BD पर लंब की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो BD की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर पहले तो चतुर्भुज ABCD की अगर हम बात करें तो ABCD कुछ ऐसा चतुर्भुज है यहाँ पर, और इसका एक विकर्ण आपको बताया गया है कि BD है। क्लियर है, तो इनके नाम अगर हम यहाँ पर दे दें ABCD, तो BD यहाँ पर इनका विकर्ण है। और इस BD पर क्या है कि ये दोनों लंब हैं, क्रमशः कैसे हैं, एक A और D से क्रमशः लंब कैसे हैं, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। तो एक है आपका 3 सेंटीमीटर, एक है आपका 4 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल आपको बताया गया है। तो इसमें दो त्रिभुज बन जाती हैं, एक ये बन जाएगा और एक बन जाएगा आपका ये ऊपर वाला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये इस पर लंब है, आधार गुणित ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इन दो त्रिभुज में अलग अलग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों की ऊंचाई कॉमन है BD, ये क्या बन जाएगी यहाँ पर ऊंचाई। क्लियर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है BD है और ऊंचाई कितनी है 3 है। और इसका ऊपर वाले का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर हमें पूरे इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा। तो 1/2, आधार इसका भी BD है, ऊंचाई कितनी है 4, और ये बराबर दिया हमें कितने के, 35 के। क्लियर है, ये बराबर यहाँ पर 35 के है। तो यहाँ अब इन दोनों से आप 1/2 BD कॉमन ले सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 1/2 BD बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 + 4 = 35। इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 35 5 बार कट जाएगा। क्लियर है, तो 1/2 BD बराबर कितना आ जाएगा 5, और 2 का गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, BD बराबर 10 मिल जाएगा। तो 10 इसका आंसर है। कौन से ऑप्शन में आपको 10 दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 10 आपका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी को अभाज्य गुणकों के घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो नॉर्मली आपको इस तरीके से इसमें डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 4 3। अब यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, कितना हो जाएगा 81। फिर 3 से करेंगे 27। क्लियर है, आगे इसी तरीके से आप इनको करते चलें तो अगला क्या मिल जाएगा, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 मिलेगा, अगला 3 से करेंगे 1 मिलेगा। अब 486 को हम क्या लिख सकते हैं, इनके मल्टीपल में 2 × 3 कितने बार हैं, 5 बार हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 5। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हमसे देखें आप क्या बोला गया है, अभाज्य गुणक। तो 2 और 3 क्या होते हैं आपके अभाज्य गुणक हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 के फॉर्म में आपको लिखना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का 2 की पावर 1 × 3 की पावर 5। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का आकार 21 × 18 सेंटीमीटर है। यदि वह 6 तस्वीरों का उपयोग करता है तो दीवार का क्षेत्रफल कितना है। तो एक तस्वीर का क्षेत्रफल आपका कितना है, 21 × 18। अब वो 6 का उपयोग करता है तो इंटू 6 हम इसमें और कर देंगे, क्योंकि एक का क्षेत्रफल इतना है तो 6 का कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर जो भी मिलेगा वो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का घटक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो पी क्यू का मान बताना है। तो देखिए अगर ये घटक है तो पहले हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें 3 को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर -3 आए और गुणा करने पर 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो x यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेंगी, यहाँ से x बराबर 2 आएगा और यहाँ से आपका x बराबर 1 आएगा। x की 2 वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। इन दोनों वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है। एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू आपकी 2 है। तो समीकरण है आपका x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0। तो पहले इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक बार आप p की वैल्यू 2 रखेंगे, एक बार यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस पी एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 4p प्लस क्यू बराबर 0 है। क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 बराबर 4p माइनस क्यू। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालना है, जैसा कि नॉर्मली हम निकालते हैं। p माइनस क्यू बराबर ऊपर 1 है पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4p माइनस क्यू बराबर 16। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो नॉर्मली इनको हम माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस होगा और प्लस का यहाँ पर माइनस। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस 3p बराबर हो जाएगा -15। तो माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 15 कटेगा 5 बार, p मिल गया हमें 5। क्लियर है। p की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो यहाँ से हमें q क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस क्यू बराबर 1 है, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ, तो q कितना जाएगा, 4। तो q की वैल्यू 4 है और p की वैल्यू 5। तो जिस ऑप्शन में 5 और 4 होगा वो हमारा आंसर है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, वैल्यू 5 और 4 है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका 2018 में जो 24 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने मिला होगा। यहाँ पर मैं आपको एक एक चैप्टर को पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने का। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।